हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं। द हिंदू से तो पढ़ेंगे, लेकिन द हिंदू के एडिटोरियल की जगह पे एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन पेज का आर्टिकल है। क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे कुछ माइनर्स अपनी इच्छा से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। माइनर्स का मतलब है जो 18 से कम के हैं, लेकिन लॉ इस तरह का बना हुआ है कि अपनी इच्छा से बनने के बावजूद ऐसी रिलेशनशिप्स रेप का नाम ले लेती हैं और लड़कों को ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ती है। तो इस पूरे मामले के लिए इस लॉ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। डिटेल में देखेंगे। बहुत ही सोशली इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अच्छा, आर्टिकल भी अच्छा है, क्विज भी अच्छा है। मन से सीखो हर चीज़ को, और 7 में से 7 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, हर चीज़ इसमें आ चुकी है। चलिए, आर्टिकल के लास्ट में इसका क्विज का सॉल्यूशंस करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप। देखिए, कंसेंसुअल वर्ड को देख लेना। ये वर्ड बना है कंसेंसस से। कंसेंसस का मतलब होता है सबकी सहमति, और कंसेंसुअल मतलब सबकी सहमति से बना हुआ। म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई चीज़ होती है तो वो होती है कंसेंसुअल। और क्रिमिनलाइज करना का मतलब है किसी चीज़ को क्रिमिनल बनाना, किसी चीज़ को गैर कानूनी बनाना। और रिलेशनशिप का मतलब है रिश्ता। कह रहे जी, ऐसे रिश्तों को, ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को जो आम सहमति से या आपसी सहमति से बनाए जाते हैं बच्चों के बीच, कह रहा है उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात आ गई समझ में? चलो, कंसेंसुअल वर्ड को देख लेना। म्यूचुअली एग्रीमेंट से होने वाली चीज़ कंसेंसुअल कहलाती है। चलिए, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, द ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स अमंग और विद एडोलिसेंट्स इज इन ग्रोस ओवरसाइट ऑफ देयर सेक्सुअल डेवलपमेंट। कह रहे जी, जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनलाइजेशन आपने देख लिया, किसी चीज़ को क्रिमिनल बनाना, किसी चीज़ को गैर कानूनी बनाना। और ब्लैंकेट का मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से ब्लैंकेट डाल दिया आपने, काला कंबल डाल दिया। अब आपने किसी भी चीज़ में कोई भेद नहीं किया। हर तरह की सेक्सुअल एक्ट को जो बच्चों के साथ या बच्चों के बीच में होता है उसको आपने क्रिमिनल करार दे दिया। कह रहे जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है ना, बिना सिचुएशन को देखे हुए, और किसका, आपसी से सहमति से हुए सेक्सुअल एक्ट्स का। और किस किस के बीच भाई? या तो अडोलिसेंट्स के बीच में, ऐसे लोग जो 16 से 18 की एज के हैं, या फिर उनके साथ, जैसे 20 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है, आपसी सहमति से सारा रिलेशनशिप उन्होंने बनाया है। कह रहे ये क्रिमिनलाइजेशन जो है ना इस प्रकार का, ये है ग्रोस ओवरसाइट में। ये पूरे तरीके से ओवरसाइट करता है। ओवरसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलो, ओवरसाइट के 2 मीनिंग है। यहाँ पे जो मीनिंग यूज हुआ है उसका मतलब है किसी चीज़ को ठीक से ना देख पाना, किसी चीज़ को मिस कर देना, है ना, कहीं पे आपने कोताही बरत दी। तो ये पूरी कोताही है उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट की, उनके सेक्सुअल विकास की। भारी सेंटेंस है, थोड़ा गहरा भी है, कोई बात नहीं, एक बार समझो, फिर आर्टिकल पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्रिमिनलाइजेशन अगर आप सबका कर दोगे ना, इस तरह की रिलेशनशिप्स का, तो आप बच्चों की सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होने दोगे। अगर 22 साल का कोई लड़का है और 17 साल की कोई लड़की है, दोनों एक रोमांटिक जो है रिलेशनशिप में रहते हैं और इन दोनों में सेक्सुअल एक्ट्स भी होते हैं, तो 22 साल के लड़के को जेल में डाल देना और इस लड़की को सुधार गृह में भेज देने से आप इन दोनों की ज़िंदगी ही खराब कर रहे हो। इस सेक्सुअल एक्ट में कोई ऐसी बड़ी बुराई नहीं है, सिर्फ लॉ के हिसाब से ये गैरकानूनी है। लॉ ये कहता है कि 18 साल से पहले आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है किसी के साथ नहीं बनानी है। आई बात समझ में? क्रिमिनलाइजेशन की वर्ब है इस। ओवरसाइट मैंने आपको बता दिया, इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है मॉनिटरिंग, दूसरा मीनिंग होता है लैप्स या मिस्टेक। अगर आप कहीं पे मॉनिटरिंग कर रहे हो ना, सुपरविजन कर रहे हो, वो भी आपकी ओवरसाइट है। और अगर आप कहीं कोताही बरत रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, चूक हो रही है आपसे, वो भी आपकी ओवरसाइट है। एडोलिसेंट वो बच्चा होता है जो अडल्ट बनने की राह पे हो, 16, 17, 18, 15 से ऊपर का हो, एडोलिसेंट कहलाएगा, है ना। अच्छा, ब्लैंकेट मैंने आपको बता दिया, एकदम इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में किया हुआ कोई काम कहलाता है ब्लैंकेट तरीके से किया हुआ काम। ब्लैंकेट बैन मतलब ऐसा बैन जो सब तरह की चीज़ों पे लग चुका है। ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन मतलब इस तरह के हर रिश्ते का क्रिमिनलाइजेशन आपने कर दिया है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई बिना किसी भेदभाव के। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वोकैब के वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये जो लास्ट में सेंट लिखा है ना, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में सेंट आ रहा है, इसका मतलब होता है बिकमिंग। और ये जो ऊपर वाली रूट देख रहे हो, इससे इस वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। अडोलिसेंट मतलब जो अडल्ट बन रहा हो, बिकमिंग एन अडल्ट यानी अडोल। कन्वेलिसेंट मतलब जो कन्वेल बन रहा हो, कन्वेल का मतलब है हेल्दी। कन्वेलिसेंट वो आदमी है जो बीमारी से रिकवर हो रहा है ना। इवेनिसेंट मतलब जो इवेन बन रहा हो, इवेन का मतलब है वेपर।
जो भाप बन रहा हो वो इवेनिसेंट होता है, जो गायब हो रहा हो इवेनिसेंट होता है ना। जैसे आपकी सैलरी है वो इवेनिसेंट है, 2 3 4 दिनों में भाप बन के उड़ जाती है आने के बाद, है ना, इवेनिसेंट। ऑब्सोलिसेंट वो चीज़ है जो ऑब्सोलीट हो रही हो, जो चलन से बाहर हो रही हो। ऑब्सोलीट आप जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है। रेमिनिसेंट वो है जो आपके लिए रिमाइंडर का काम कर रही हो, जो आपको किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाए। जैसे आपकी माँ की कोई चीज़ दी हुई है आपको, आपके पास है, तो वो रेमिनिसेंट है आपकी मदर के लिए। आप जब भी उस चीज़ को देखोगे अपनी मदर की आपको याद आ जाएगी। तो भाई ये सेंट सेंट लगा के 5 वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो ये 5 वर्ड आपकी डिक्शनरी में स्टोर हो जाने चाहिए। अडोली, कन्वेली, इवेनी, ऑब्सोली और रेमिनी। चलिए आज के आर्टिकल में क्विज में आपसे पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वोकैब तो आपने देख लिए, काफ़ी हैवी है। जल्दी से सारी वोकैबलरी इस आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। 5 वर्ड्स हैं। कंसेंसस आप देख चुके हो, जो आपसी सहमति से हुआ हो। कंसेंट नाम के वर्ड से, नाउन से इस कंसेंसस नाम के नाउन को बनाया गया है। कंसेंट मतलब किसी की इच्छा, रजामंदी, और कंसेंसस मतलब सभी की रजामंदी, एग्रीमेंट। इसी से कंसेंसुअल नाम का एडजेक्टिव बनाया गया है, जो काम रजामंदी से हुआ हो। इवन आफ्टर 13 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस, नो कंसेंसस कुड बी रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर इशू। 13 चरणों की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई, कंसेंसस रीच नहीं हो पाया इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर के इशू पे। इसको यूनानिमिटी भी बोलते हैं। ये वर्ड आप कंसेंसस कंसेंसुअल फॉर्म में आर्टिकल में देखेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में। अगला वर्ड है एनस्यूइंग। याद कर लेना पड़ेगा इस वर्ड को, इसकी रूट में मत जाना। एनस्यूइंग का सिंपल सा मीनिंग होता है जो रिजल्टेंट हो, जो परिणाम स्वरूप होता हो, जो एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस आता हो, वो होता है एनस्यूइंग। जैसे आग लगने के बाद जो धुआं होता है ना, स्मोक होता है, वो एनस्यूइंग होता है। जैसे हार्डवर्क के बाद में, मेहनत के बाद में सक्सेस होती है ना, वो एनस्यूइंग होती है। द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स एंड द एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल इकॉनमी। पैंडेमिक से इंड्यूस हुए हुए, महामारी की वजह से लगे हुए जो लॉकडाउन है, इंड्यूस होना मतलब किसी चीज़ का ट्रिगर होना, एक्टिवेट होना। तो पैंडेमिक की वजह से जो एक्टिवेट हुए हुए लॉकडाउन्स हैं और उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, उसके नतीजन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने रूइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है पूरी इकॉनमी को। तो कॉन्सिक्वेंट, फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अगला वर्ड है इनकार्सिरेशन। ये एक वन वर्ड है, याद होना चाहिए सभी को। इनकार्सिरेशन का मतलब है कारावास, जेल टर्म। द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड और जेल्ड इज कॉल्ड इनकार्सिनेशन। डिटेनमेंट भी इसको बोलते हैं। द सिटी विटनेस्ड एन इरेशनल लिंक बिटवीन डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ इनकार्सिरेशन एंड फॉलिंग क्राइम्स। करे सिटी ने विटनेस किया, सिटी ने देखा, गवाह बनी एक बहुत ही अजीब से, एक बहुत ही ना रैशनल वाले, बिना रैशनल वाले लिंक का। रैशनल मतलब तार्किक, इरेशनल मतलब बिना तर्क के। तो एक अजीब से रिश्ते को सिटी ने देखा, लिंक को देखा दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ कौन कौन सी? घटती हुई रेट ऑफ इनकार्सिरेशन, कारावास की कम होती हुई दर, और दूसरा घटता हुआ क्राइम यानी कि कम होते हुए गुनाह। तो सिटी में कारावास भी कम हो गए और गुनाह भी कम हो गए। जनरली ऐसा होता है जब इनकार्सिरेशन बढ़ता है तो गुनाह कम होते हैं, लोग डर के मारे कम गुनाह करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा सा इरेशनल सा लिंक हो रहा था। चलो अगला वर्ड है एविंस। एविंस का मतलब होता है पोर्ट्रे करना, शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। द कॉन्विक्ट डिड नॉट एविंस एनी रिमोर्स फॉर हिज क्राइम। कॉन्विक्ट ने, गुनहगार ने कुछ भी नहीं दिखाया रिमोर्स, कुछ भी नहीं दिखाया पछतावा, एविंस नहीं किया कोई भी रिमोर्स अपने क्राइम के लिए, अपने गुनाह के लिए। समझ गए ना? किसी चीज़ को प्रदर्शित करना अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहलाता है एविंस करना। लास्ट वर्ड है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित होने की अवस्था। अब जनरली वंचित होता है इंसान जो है पैसे से ही होता है, दुनिया जो चलती है पैसे पे, इसलिए डेप्रिवेशन वर्ड को हमने पॉवर्टी से जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे का ही डेप्रिवेशन हो। अगर आप स्कूल नहीं जा पाए तो आपको शिक्षा का डेप्रिवेशन हुआ है। अगर आप वोट नहीं दे पाए तो आपको आपके जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, एडल्ट सफरेज है, उसका यानी मतदान के अधिकार का डेप्रिवेशन हुआ है।
आ रही है ना बात समझ में? अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको बेरोजगारी का यानी कि रोजगार का डेप्रिवेशन हो रहा है। तो किसी भी चीज़ से जब डेप्रिवेशन होगा तो आप उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं डेप्रिवेशन को। जनरली गरीबी से इसको सिनोनिमस माना जाता है डेप्रिवेशन को। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या प्रिवेशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक डेप्रिवेशन जो है अक्सर पुश करता है गरीब लोगों को क्राइम की तरफ, गुनाह की तरफ। डेप्रिवेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है प्रिवेशन। ठीक है, इसके आगे डी अगर निकाल दोगे ना तो भी ये वर्ड वही मीनिंग देगा, डेप्रिवेशन, प्रिवेशन। चलो 5 वर्ड्स हैं, भारी भरकम है आज, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिले तो उसको पढ़ के सीखो जितना हो सके। अब एक समरी मैं आपको दे रहा हूँ। समरी ये है कि भारत में 18 साल से कम कोई भी बच्चा या बच्ची है अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो जिसके साथ वो आया है ना उसको जेल में डाल देंगे। मान लो लड़का 19 साल का है, लड़की 18 से कम की है, तो लड़के को जेल में डाल देंगे। अगर लड़का 19 का, मान लो लड़का 17 का है और लड़की जो है 16 की है, तो इस केस में भी लड़के को जेल में डाल देंगे। तो लड़के की ज़िंदगी हो जाती है ख़राब। अब चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप आपसी सहमति से बनी हो, लेकिन कानून में लिखा है कि सहमति या ना सहमति इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो एक गुनाह वाला काम है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है, हमारी जेलों में बहुत सारे बच्चे पड़े हैं और 90% बच्चे उनमें से वो हैं जो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे किसी माइनर लड़की के साथ। तो इस कानून को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप को भी आप रेप का नाम दे रहे हो, ऐसी रिलेशनशिप को, तो इस कानून की खामियां आपका समाज भुगत रहा है ना। तो क्रिमिनलाइज करना है लेकिन सोच समझ के करना है। प्यार मोहब्बत वाले रिश्तों में सेक्सुअल रिलेशनशिप होना एक रेप जैसा काम नहीं है। बस आज की यही समरी है, सजेशन दे रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। थोड़ी सी एप्रीहेंसिव टोन भी आपको लगेगी, एंक्शियस है, इस कानून को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। कह रहा है जी, इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट एडोलिसेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कह रहा है इंडिया होम है, इंडिया घर है, इंडिया शरण देता है दुनिया की सबसे बड़ी एडोलिसेंट पॉपुलेशन को, 15 से 18 साल की पॉपुलेशन को पूरी दुनिया में इन द वर्ल्ड। इंडिया का आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। एडोलिसेंट मतलब जो एडल्ट बन रहा हो, ऑब्सोलिसेंट मतलब जो ऑब्सोलीट बन रहा हो, रेमिनिसेंट मतलब जो रिमाइंडर बन रहा हो। याद है ना, कन्वेलिसेंट, इवेनिसेंट। तो इस सेंट वाला रूट पकड़ लेना। एडोलिसेंट मतलब जो एडल्ट यानी 15 से 18 के एज का बीच में बन रहा हो, अभी एडल्ट होना जिसका बाकी हो, वयस्क होना बाकी हो। द क्यों लगाया गया? हमारी दुनिया है। अगर इंसानी वर्ड की बात हो रही हो तो हमेशा उसके आगे द लगाएं, है ना। तो आप बताते हैं कि किस वर्ड की बात हम कर रहे हैं। जानवरों का भी अलग वर्ड है, पक्षियों का भी अलग वर्ड है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों के वर्ड की बात कर रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको ग्रामर का, बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये होम टू है ना, एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब है कौन सी चीज़ किसको शरण देती है। ठीक है ना, होम टू। और एक फ्रेज होता है इंग्लिश में हाउस, ये एक वर्ब है। होम तो एक एडजेक्टिव है, इससे पहले कोई आपको दूसरा जो है ना एक वर्ब मिलेगी, इज होम टू, आर होम टू, वर होम टू, एम होम टू, है ना, कुछ भी लगा लो इसके आगे, बी फैमिली की एक फॉर्म आपको मिलेगी क्योंकि एक एडजेक्टिव है, ये खुद वर्ब तो बनेगा नहीं। लेकिन हाउस जो है ना ये एक वर्ब है, इसके बाद में टू नाम की प्रीपोजिशन नहीं लगानी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। दिस जंगल इज हाउस टू सेवरल डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये जंगल पनाह देता है, ये जंगल घर है कई बर्ड्स की, अलग अलग स्पीसीज का, डिस्टिंक्ट जो है प्रजातियों का। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? देखो हाउस तो होती है वर्ब, अगर ये वर्ब है तो फिर ये वर्ब कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि ये इज वर्ब बना करके आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना था और फिर बाद में लगाना था उसके टू। तो मुझे इंडिकेशन ये मिली कि ये हाउस टू गलत है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए होम टू, तब तो ये फ्रेज बन जाएगा पूरा सही, इज होम टू। और अगर मुझे हाउस यूज करना है तो मुझे लिखना चाहिए दिस जंगल हाउसेस। बात आ रही है समझ में? हाउसेज के बाद में कुछ टू नहीं आएगा, उसके पहले इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा, हाउस खुद ही वर्ब बन जाएगा, जंगल के हिसाब से हाउसेज हो जाएगा। तो या तो हाउसेज लिख दो, हाउसेज सेवरल डिस्टिंक्ट स्पीसीज, या लिख दो जंगल इज होम टू सेवरल डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। वैसे द जंगल होम्स, अब यहाँ होम्स गलत है, होम वर्ब नहीं बनेगी, वर्ब बनेगी हाउस, तो यहाँ पे हाउसेज लिखो, हाउसेस। हाउस वर्ब के बाद में टू प्रीपोजिशन नहीं आएगी, होम एडजेक्टिव के बाद में टू आएगा और उसके पहले बी फैमिली की वर्ब भी आएगी। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की फॉर्म अलग अलग है। एक बार रिपीट कर लेना जिसको कन्फ्यूजन हो रही हो। अब ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS इंडिकेट्स दैट अ प्रोपोर्शन या सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन टीनेजर्स आर सेक्सुअली एक्टिव। तो सरकार एक सर्वे करवाती है हर 5 साल से, लास्ट हुआ था 2020 से पहले। कह रहे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, सरकारी सर्वे, वो इंडिकेट करते हैं हर 5 साल बाद दैट वो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन या हिस्सा जो है भारत के टीनेजर्स का, बच्चों का, 18 से कम वालों का, वो सेक्सुअली एक्टिव है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया हुआ है।
सर्वेज की वर्ब है, इंडिकेट प्रोपोर्शन की वर्ब है। हाँ, लास्ट मैंने जब ये चेक किया था, इसकी एक पूरी रिपोर्ट निकलती है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है। उसमें ये भी आपको मिलेगा कितने बच्चे शराब पीते हैं, कितनी महिलाएं शराब पीती हैं, कितने लोग कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा सर्वे है, इन्फॉर्मेशन वाला सर्वे है। तो इसमें तकरीबन मुझे देखा था लास्ट 57% टीनेजर्स ने बताया था कि वी आर सेक्शुअली एक्टिव। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, रोमांटिक केसेस वेयर द रिलेशनशिप वॉज कंसेंसुअल अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स, देयर फैमिली मेम्बर्स और द कोच constituted 24.3% of the total cases registered and disposed under the Protection of Children from Sexual Offences या POCSO Act between 2016 to 2020। अब देखो सेंटेंस में एक एरर है, पहले मीनिंग करवा रहा हूँ मैं, जो समझदार लोग हैं वो एरर ढूंढ के निकाल लें, डालना कमेंट्स में जिनको पकड़ में आ रही है। कह रहा है जी एक एनालिसिस के अगर हिसाब से चला जाए, अकॉर्डिंग किया जाए एक एनालिसिस को, तो जो रोमांटिक केसेस हैं, ऐसे केसेस जो होते हैं प्यार मोहब्बत वाले, तोता मैना वाले, अब वो केसेस इसने बता भी दिए हैं, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट के बीच में कह रहा है जहाँ पे जो रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो कंसेंसुअल थी, लड़का लड़की की रजामंदी से हुई थी, और किसके हिसाब से, या तो लड़की के हिसाब से, उनके फैमिली मेम्बर के हिसाब से, या फिर कोर्ट के हिसाब से। कह रहा है ऐसे केसेस जहाँ पे ये पाया गया है कि ये रिलेशनशिप कंसेंसुअल थी 100%, कह रहा है ये केसेस जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 24.3% टोटल उन सभी केसेस का जो रजिस्टर किए जाते हैं और डिस्पोज किए जाते हैं, जिनको दर्ज किया जाता है और जिन पे कार्रवाई की जाती है पॉक्सो नाम के एक्ट के अंडर। ऐसा एक्ट जो लड़कों की ज़िंदगी तबाह कर दे, रेप का एक्ट होता है ये पॉक्सो। कह रहा है इस एक्ट के अंदर, और कब से कब के बीच, 2016 से 2020 के बीच। तो 25% केस तो सीधे सीधे ही जबरन बनाए गए हैं, क्योंकि लड़का लड़की दोनों खुद जो है रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे ये बात प्रूव नहीं हो पाई। यहाँ पे तो ये बात प्रूवन है कोर्ट में कि दोनों लड़का लड़की प्यार मोहब्बत के अंदर ही साथ में रहते थे। रोमांटिक केसेस की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब बनाना, रिलेशनशिप की वर्ब है वॉज, डिस्पोज करना मतलब किसी चीज़ की सुनवाई करना, किसी मामले को टैकल करना, है ना, डील विद करना। पॉक्सो एक सरकारी एक्ट है, पी बड़ा, सी बड़ा, एस बड़ा, ओ बड़ा, है ना, प्रेपोजिशन का एफ छोटा, आर्टिकल का जो है ऑफ का, प्रेपोजिशन का ओ छोटा। तो ये प्रॉपर नाउन्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं, हर बड़े लेटर पहले लेटर को बड़ा कर दो, प्रेपोजिशन को छोटा छोड़ दो। सरकारी एक्ट के आगे द भी लगेगा, द लगाया गया है। अब देखो जिसको एरर मिल गई ठीक है, नहीं मिली उसको मैं वो एरर वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो एरर ये है भाई, कई बार हो चुकी है, रेंज बताने के लिए बिटवीन और एंड का इस्तेमाल होगा, या फिर फ्रॉम और टू का इस्तेमाल होगा, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। बिटवीन के साथ में टू नहीं लगाना है, एंड के साथ में फ्रॉम नहीं लगाना है। रेंज बतानी है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक ऐसा हुआ तो इसको यूज़ कर लो, या तो इस तरफ वाले को या इस वाले को यूज़ कर लो। द कंपनी डिफॉल्टेड लिख दो, ठीक है। द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन द 7 loans इट टुक फ्रॉम द SBI बिटवीन 2002 टू 2008। कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया 7 कर्ज पे, 7 उन कर्जों पे जो इसने लिए थे SBI बैंक से 2002 से 2008 के बीच। देखने में सही है, सेंटेंस गलत है। बिटवीन के साथ में एंड आएगा, 2002 से 8, टू लगा के नहीं, अब एंड लगा के बताना पड़ेगा। और अगर टू लगाना ही है तो फिर बिटवीन को बना दो फ्रॉम, है ना, फ्रॉम लिख दो, या तो यहाँ बिटवीन रहने दो, यहाँ पे ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे टू रहने दो, यहाँ पे फ्रॉम कर दो। जो भी लगाना है एक ही लगाओगे, आपस में मिक्स नहीं करोगे। नेक्स्ट देख लो वैसे ही, वी फाउंड 3 इंस्टेंसेस ऑफ ट्रैफिक जैम्स ड्यूरिंग आवर जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू ग्वालियर। हमने अपनी इस 3 इंस्टेंसेस को पाया, 3 जो है घटनाओं को पाया ट्रैफिक जाम की, 3 जगह ट्रैफिक जाम देखा अपनी जर्नी के दौरान अहमदाबाद से ग्वालियर के बीच। तो फ्रॉम लग गया है, एंड नहीं, फ्रॉम के साथ में टू आएगा, तो फ्रॉम अहमदाबाद टू ग्वालियर। चलिए कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आज के क्विज में यूज़ होगा, बार बार करवाया जा रहा है, गलती नहीं करनी है। कह रहे जी वाइल पॉक्सोस ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड रुकना, is to protect children below 18 years from sexual abuse. Its unintended effect has been the criminal prosecution and the deprivation of liberty of young people in consensual relationship. कह रहे जहाँ इस पॉक्सो नाम के कानून का ऑब्जेक्टिव है इज़ कि वो प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन को, बच्चों को जो 18 से छोटे हैं, और किससे प्रोटेक्ट करेगा, सेक्सुअल अब्यूज़ से, उनके शारीरिक जो उनके शोषण से। कह रहे जहाँ इसका ऑब्जेक्टिव यही है, कह रहे वहीं इसका एक बिना इंटेंशन का इफेक्ट ये भी है, इसका अपने आप बना हुआ इफेक्ट ये भी है, साइड इफेक्ट भी है। वो ये रहा है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है और डेप्रिवेशन किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है आज़ादी से, लिबर्टी से, यंग लड़कों की, यंग पीपल की कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स के अंदर, ऐसी रिलेशनशिप जो आपसी सहमति से बनी है। सरकार को जैसे ही पता लगता है ना, एक लड़का है 18 का, 17 का, लड़की है 16 की, साथ में रह रहे हैं, लड़के को जेल में डाल देते हैं पॉक्सो लगा के, लड़की को सुधार गृह में भेज देते हैं, उसके मम्मी पापा के पास भेज देते हैं, और कोर्ट में उसकी पेशी होती है। तो प्यार से रह रहे थे वो तो अपने हिसाब से, लेकिन कानून के हिसाब से दोनों गुनहगार हैं।
पॉक्सो की वर्ब है इज, इफेक्ट की वर्ब है हैज़ बिन, डेप्रिवेशन आप जानते हैं वंचित होने की अवस्था किसी चीज़ से, फाइनेंशियल डेप्रिवेशन, सोशल डेप्रिवेशन कुछ भी हो सकता है। कंसेंशुअल मतलब आम सहमति से या आपसी सहमति से बना हुआ। कह रहा है द लॉ इज ऑल्सो यूज्ड बाय पेरेंट्स ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स टू कर्टेल सेक्सुअल एक्सप्रेशन एंड सेफ गार्ड फैमिली ऑनर। कह रहा है जी ये लॉ है ना, इसको यूज़ भी किया जाता है, इनफैक्ट मिसयूज़ किया जाता है लड़कियों के माँ बाप के द्वारा, एडोलेसेंट गर्ल्स के पेरेंट्स के द्वारा, ताकि वो कटौती करें, काट छांट करें, लगाम लगाएं उन लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्रेशन पे, सेक्सुअल नीड्स पे, और सेफ गार्ड करें अपने परिवार के ऑनर को, फैमिली ऑनर को। लॉ की वर्ब है इज ऑल्सो यूज्ड। चलिए समझ ही होंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है। कर्टेल का मतलब होता है काट छांट करना, किसी चीज़ में कटौती करना, स्केल डाउन करना। कह रहे द एंशुइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एंड द साइमल्टेनियस इंक्वायरी अंडर द चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एडोलेसेंट्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ स्टीम, सोशल रेपुटेशन एंड फैमिली लाइफ। कह रहा है इसके जो एंश्यू होने वाली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, एंश्यू मतलब फलस्वरूप आने वाली, रिजल्ट में आने वाली। कह रहा है पॉक्सो लगने के बाद जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कानूनन जांच होती है, आपराधिक जांच, और जो कोर्ट केस होता है, ट्रायल होता है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो समानांतर इंक्वायरी भी चलती है साथ साथ, और किसके अंदर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर। कह रहे ये सब चीज़ों के ना बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट होते हैं एडोलेसेंट्स की डेवलपमेंट पे, उनके विकास, उनकी शिक्षा पे, उनके रोजगार पे, उनके आत्मविश्वास पे, उनकी सामाजिक रेपुटेशन पे और पारिवारिक जीवन पे। आगे बात समझ में। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है हैव। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ होने वाला, जो बराबरी में चलता हो, पैरेलली। एंशुइंग मतलब रिजल्टेंट, परिणाम स्वरूप होने वाली। एडवर्स मतलब बुरा या सीवियर या डेट्रीमेंटल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखें और क्या कह रहा है। कह रहा है जी फॉर द एडोलेसेंट बॉयज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए कॉन्विक्शन फॉर स्टैट्यूटरी रेप आर इनकार्सरेशन एंड इंक्लूजन इन द सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। कह रहा है जी अगर एडोलेसेंट लड़कों की बात की जाए, कौन से लड़के हैं ये समझ गए ना आप, 16 से 18 साल के, जिन्होंने 18 साल की लड़की से, कम एज की लड़की से जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई है। कह रहा है ऐसे जो लड़के पकड़े जाते हैं ना, केस लग जाता है जिन पे, उनके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ये होता है, लंबी दौड़ में ये परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। और किसका भाई, एक कॉन्विक्शन का। कॉन्विक्शन मतलब कानून के सामने आपका अपराध सिद्ध हो जाना। और कॉन्विक्शन किस चीज़ के लिए, स्टैट्यूटरी रेप के लिए, ऐसे रेप के लिए जो कानून के हिसाब से, स्टैट्यूट के हिसाब से एक रेप है। वैसे तो लड़का लड़की दोनों अपनी रजामंदी से काम कर रहे थे, लेकिन ये कानून की नज़र में रेप कहलाएगा लड़के की तरफ से। कह रहा है उसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, वो होते हैं ये दो चीज़ें। पहली चीज़ तो इनकार्सिरेशन यानी कि कारावास, 5 साल 7 साल के लिए जेल में डाल देंगे। और दूसरा इंक्लूजन हो जाता है उनके नाम का सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री में। तो अब ये भारत में भी बनने लगी रजिस्ट्री। सेक्स ऑफेंडर्स वो हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, इनका एक लिस्ट बना देती है सरकार, हर पुलिस थाने में इनका नाम होता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। तो इस रजिस्ट्री में नाम पड़ गया तो जीवन भर आपकी एम्प्लॉयमेंट सब खत्म है ना। तो इन लड़कों के साथ यही होता है, जेल और सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री में इनका नाम पड़ जाता है। चलो कॉन्सिक्वेंसेस की वर्ब है आर। स्टैट्यूटरी मैंने आपको बता दिया, जो स्टैट्यूट के हिसाब से हो, जो लीगली हो। स्टैट्यूटरी रेप वो हो गया जो कि हुआ तो अपनी मर्जी से था, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन कानून की नज़र में लड़के की तरफ से वो रेप कहलाएगा। इनकार्सरेशन एक वन वर्ड है, इम्प्रिजनमेंट को, कारावास को बोलते हैं, जेल टर्म आपकी इनकार्सरेशन कहलाती है। कह रहे दे आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। कह रहा है बाय डिफॉल्ट ही, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। कह रहा है ऑटोमेटिकली ही उनको ट्रीट किया जाता है, बर्ताव किया जाता है उनसे। और कैसे, चिल्ड्रन जो कि कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है। ये टर्म है इंडिया में उन बच्चों के लिए जो 18 से कम के हैं और जिन पे कोई कोर्ट केस लग जाए, उन बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाता है और उनका नाम रख दिया जाता है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो अपने आप ही वो इस तरह के बच्चे बन जाते हैं। दे की वर्ब है आर ट्रीटेड। कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ का मतलब आप समझ गए ना, कानून का पालन, कानून को जो है फुलफिल ना कर पाओ, आप कानून से कॉन्फ्लिक्ट में रहो। कह रहा है सच ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल एक्ट्स अमंग और विद एडोलेसेंट्स इज इन ग्रोस ओवरसाइट ऑफ देयर सेक्सुअल डेवलपमेंट। कह रहा है ये जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन आपने कर दिया है ना, अब ये ब्लैंकेट मैंने आपको बताया था, गधे घोड़े को एक तरह से ट्रीट करना। एक तो लड़का जिसने जबरन रेप किया था 17 साल की लड़की से, और एक लड़का जो है वो किसी लड़की के साथ रह रहा था सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तब आया जब उनके दोनों के बीच की रोमांटिक रिलेशनशिप चल रही है। कह रहा है लेकिन ये जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन आप करते हो, दोनों ही लड़कों को अपराधी मान लेते हो कंसेंशुअल एक्ट्स के अंदर भी। कह रहा है और किसके साथ, या तो अमंग या विद एन एडोलेसेंट, या तो आप अपने, लड़का एडोलेसेंट है, उसने दूसरी लड़की एडोलेसेंट के साथ कोई रिलेशनशिप बनाई है, या लड़का बड़ा है। कह रहा है वो जो क्रिमिनलाइजेशन है ना, वो ग्रोस ओवरसाइट है, वो पूरी तरीके से कोताही है और
ओवरसाइट किसकी? उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट की, बॉडीली इंटीग्रिटी की, ऑटोनॉमी की, एंड वायलेट्स देयर राइट टू लाइफ, प्रिवेसी एंड डिग्निटी। अब ये भारी भारी वर्ड्स हैं, कुछ है नहीं इनमें। सेक्सुअल डेवलपमेंट आप जानते हैं आपकी बॉडी का कैसे डेवलपमेंट होता है। बॉडीली इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपके अंदर आपका बॉडी को लेकर के आत्मसम्मान है ना, इंटीग्रिटी। ऑटोनॉमी आपकी आज़ादी है। और ये जो चीज़ है ना वायलेट करती है, उल्लंघन करती है उनके सभी अधिकारों का। अधिकार है जीवन का, अधिकार है प्राइवेसी का, अधिकार है डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट का। इस तरीके से लॉ थोड़ा सा गलत तरीके से काम करता है। क्रिमिनलाइजेशन जो सब्जेक्ट है इसकी है सर दो वर्ब्स। पहली वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है वायलेट्स। क्रिमिनलाइजेशन सिंगुलर है, दोनों ही वर्ब्स सिंगुलर हैं। कह रहे जी द मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन अंडर द पॉक्सो एक्ट एंड द फियर ऑफ पार्टनर बीइंग रिपोर्टेड टू द पुलिस deters girls from availing themselves of medical services and inadvertently pushes them towards unsafe abortions। कह रहा है जो पॉक्सो एक्ट में एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, एक ऐसी ज़रूरत है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो रिपोर्ट करने की, जो मैंडेटरी है, आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। और किसके अंदर? पॉक्सो के अंदर। कह रहा है और जो फियर है, डर है, और किसका? अपने पार्टनर का, अपने जो लड़का है उसके रिपोर्ट किए जाने का पुलिस को। तो पॉक्सो के अंदर आपको रिपोर्ट करना ही पड़ता है ना, ऐसी कुछ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होगा। कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना ये डिटर करती हैं लड़कियों को। और किससे? ये डिटर करती हैं, ये रोकती हैं लड़कियों को अवेल करने से, फ़ायदा उठाने से। और किस चीज़ का? मेडिकल सर्विसेज का। अगर लड़की चाहती है, वो अबॉर्शन करना चाहती है, पर इस पूरे मामले के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उनको। 17 साल से कम की है, 18 साल से कम की है, तो कैसे अबॉर्शन हो रहा है उसका, है ना, प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो ये पूरा डर जो है ना, इससे लड़कियां रुक जाती हैं, मेडिकल सर्विसेज ठीक से अवेल नहीं कर पाती हैं। और फिर क्या करती हैं? इनएडवर्टेंटली ये चीज़ उनको पुश करती है, अनइंटेंशनली ये चीज़ उनको दबाव डालती है कि वो अनसेफ अबॉर्शंस की तरफ जाएं। समझ गए ना, जो ऐसे गली मोहल्ले में जो क्लिनिक चलते हैं, अनसेफ अबॉर्शंस करवाते हैं। ऑब्लिगेशन और फियर दोनों की वर्ब है डिटर्स। एक्चुअल में वर्ब यहाँ पे डिटर आनी चाहिए, है ना। मैंडेटरी ऑब्लिगेशन एंड द फियर दोनों की वर्ब बनाओगे तो प्लूरल बनाओगे, पीछे से एस को निकाल दोगे, तो गलती है छोटी सी यहाँ। डिटर के बाद में फ्रॉम लगा के बताते हैं कौन सी चीज़ किसको किससे डिटर करती है। डिटर का मतलब है रोकना, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना। तो कौन सी चीज़ किसके रास्ते में रोड़ा बनती है? तो डिटर द गर्ल्स फ्रॉम अवेलिंग मेडिकल सर्विसेज। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली। कानून तो ऐसा नहीं बना हुआ कि लड़कियों को अनसेफ अबॉर्शन करवाना पड़े, पर कानून से एक अनइंटेंशनल, बिना किसी इंटेंशन के भी ये एक नतीजा निकल रहा है, लड़कियां करवा रही हैं। तो इनएडवर्टेंटली ये पुश कर रहा है कानून इनको, बिना मकसद के। अब एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको मैं। देखो मुझे पता है ये सेंटेंसेस देख के आपको थोड़ा चक्कर आ रहा होगा, ये बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं, है ना। पीस बाय पीस पढ़ो, तोड़ तोड़ के। अगर आधा सेंटेंस भी समझ में आ रहा है ना तो कोई बात नहीं। ये ऐसे आर्टिकल रोज़ तो आते नहीं हैं, आपको तो फ़ायदा लेना चाहिए। जैसा भी जब भी ऐसा आर्टिकल आपको मिल जाए उसका मैक्सिमम बेनिफिट निकालो, लर्निंग लो उसमें से। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आप अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखोगे और कभी कभी आप अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देखोगे। तो मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ कब लगाना है और कब नहीं लगाना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये बेसिक्स में अच्छे से कर चुके हैं, प्लीज़ बेसिक्स को पूरा कर लो। यूट्यूब होम पेज पे रखे हैं, नहीं तो इंग्लिश आप जुआ खेल रहे हो आप इंग्लिश में, अगर बेसिक्स अच्छा नहीं है। सेंटेंस देखो ऐसा बनेगा, द पुअर कैन अवेल ऑफ द स्कीम ऑफ फ्री लोन्स। पुअर जो है अवेल कर सकते हैं, अवेल का मतलब है फ़ायदा उठाना। गरीब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और किसका? स्कीम का, जो है फ्री लोन्स की। और कभी कभी ऐसा सेंटेंस मिलेगा, द पुअर कैन अवेल देमसेल्व्स। ये बन गया रिफ्लेक्सिव, है ना। द पुअर के लिए ये प्लूरल है तो देमसेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ, दे के लिए देमसेल्फ, है ना, इट के लिए इटसेल्फ। तो ये जो आप बनाते हो रिफ्लेक्सिव, ये कभी कभी अवेल के बाद रखा होगा। तो पुअर कैन अवेल देमसेल्व्स द स्कीम ऑफ फ्री लोन्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है सर? दोनों सही हैं, बस इनकी आपको सही फॉर्म को रखना है। फॉर्म सही ये कहती है कि अगर अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव रखा तो ऑफ भी लगाओगे, नहीं तो अवेल के बाद में सीधे सीधे लिख दो किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो रखा नहीं हुआ तो ऑफ को निकाल दो, द पुअर कैन अवेल द स्कीम ऑफ फ्री लोन्स, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव लगाया है तो फिर सर साथ में ऑफ भी लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर ऑफ लगा दूँ ना मैं, तो ये सेंटेंस दूसरा वाला भी सही बन जाता है। या तो ये पूरा झंझट आएगा रिफ्लेक्सिव प्लस में ऑफ, या फिर ये दोनों ही नहीं आएंगे, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देख लो, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव और ऑफ दोनों आ गए हैं, सेंटेंस सही है। बढ़े आगे। अब लास्ट पैराग्राफ है, अब आपको बताएगा सरकार को क्या करना है। कह रहे द इंक्लूजन ऑफ कंसेंशुअल एंड नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स इन्वॉल्विंग एडोलिसेंट्स डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ द पॉक्सो एक्ट्स। कह रहे जी जो इंक्लूजन है, जो शामिल करने का काम है, और किसको? कंसेंशुअल और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स को। अब ये एक्ट का मतलब है यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट्स।
कह रहा है ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स को जो कंसेंसुअल हैं, जो सहमति से हुए हैं और जो नॉन एक्सप्लॉयटेटिव हैं, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में है। कह रहा है ऐसे एक्ट्स जिसमें इन्वॉल्व भी होते हैं एडोलिसेंट 16 से 18 साल के बच्चे। कह रहे हैं इन बच्चों को जब आप इंक्लूड कर लेते हो ना पॉक्सो में, तो ये डिट्रैक्ट कर देता है, ये अलग ढर्रे पे ले जाता है। डिट्रैक्ट करना मतलब डाइवर्ट करना, डिफ्लेक्ट करना। और किससे? जो पर्पज है इस एक्ट का, पॉक्सो नाम के एक्ट का। पॉक्सो एक्ट का पर्पज तो ये है किसी लड़की का शोषण ना हो, है ना। यहाँ तो लड़के लड़कियाँ खुद ही अपने साथ में रह रहे हैं, अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं, वहाँ भी पॉक्सो लगा रहे हो, तो पॉक्सो का मकसद से तो आप भटक गए ना। और कह रहे दूसरी चीज़ ये क्या करती है, एंड डाइवर्स टाइम एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ एक्चुअल केसेज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और ये चीज़ डाइवर्ट कर देती है टाइम को और रिसोर्सेज को, समय को और साधनों को। और कहाँ से? इन्वेस्टिगेशन से, जांच से, और ट्रायल से यानी कोर्ट केस से, जो है एक्चुअल केसेस का, सही केसेस का, सेक्सुअल वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन के। तो जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ना, उन बच्चों को उनकी इन्वेस्टिगेशन को कम टाइम मिलता है। ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप वाले हैं इनमें सारा टाइम चला जाता है। तो इसका इंक्लूजन होने से इन लड़कों को भी नुकसान हो रहा है, और बाकी जो दूसरे केस हैं सही वाले, जहाँ पे गलत काम हुआ था, वहाँ भी नुकसान हो रहा है। इंक्लूजन की वर्ब है दो। पहली वर्ब है इंक्लूजन की डिट्रैक्ट्स, दूसरी वर्ब है डाइवर्ट्स। डिट्रैक्ट डाइवर्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही वर्ड है। किसी भी चीज़ को अलग ढर्रे पे ले जाना, डिफ्लेक्ट कर देना, दूसरी तरफ ले जाना, है ना। जैसे आप पढ़ाई करते हो, बीच में आप इंस्टाग्राम चला लेते हो, तो आप अपनी फोकस को डिट्रैक्ट करते हो अपनी स्टडी से। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया 2021, 92.6% ऑफ केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट वर पेंडिंग डिस्पोजल। कह रहे क्राइम इन इंडिया अगर रिपोर्ट देखें 2021 की, जो सरकार छापती है, कह रहे इस रिपोर्ट के हिसाब से, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से, इतने परसेंट जो केसेस थे, लगभग 92-93%, और किसमें? पॉक्सो एक्ट के अंडर में, उनका डिस्पोजल अभी पेंडिंग था, अभी उनका केस पूरा होना बाकी था। तो आज तक अगर 100 केस हुए हैं पॉक्सो में आज तक, तो उनमें से 7 केस ही सरकार सोल्व कर पाई है, 93 केस तो लड़के जेलों में बैठे हैं। 92.6 की वर्ब है वर। आपको बताया हुआ है परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती, इसके बाद में, ऑफ के बाद में जो नाउन हो उसके हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पे केसेज एक प्लूरल नाउन है, ऑफ के बाद में लगा हुआ है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाई गई है। 92.6 को देख करके वर्ब को नहीं लगाया गया, है ना। याद रखें, परसेंटेज के जो है केस में ऐसा ही करना है। अगर यहाँ केस लिखा होता ना केस, तो यहाँ पे वॉज आ जाता। कह रहे जी, कंसेंसुअल केसेस अमंग दीज आर ओवरबर्डनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कह रहे ये जो कंसेंसुअल केस हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप वाले केस हैं, इन 92 में से, इन्हीं में से अमंग दीज, वो ओवरबर्डन कर रहे हैं, वो बोझ डाल रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, हमारी न्यायपालिका के सिस्टम पे। केसेस की वर्ब है आर ओवरबर्डनिंग। ओवरबर्डन करना मतलब जरूरत से ज़्यादा बोझा डालना। कह रहे द फ्यूटिलिटी ऑफ यूजिंग द क्रिमिनल लॉ टू रेगुलेट अडोलिसेंट सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो एविंस्ड बाय द abnormally हाई एक्विटल रेट्स। इतना ही पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है। देखिए, फ्यूटाइल का मतलब होता है मीनिंगलेस, बेअसर, और फ्यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की बेअसर होने की क्वालिटी, है ना, किसी चीज़ की निरर्थकता। आपने कोई काम किया, उसका कोई असर ही नहीं निकला, तो उसकी फ्यूटिलिटी आपने देखी है। कह रहा जो फ्यूटिलिटी है, जो बेअसरता है, और किसकी? इस्तेमाल में लेने की, कानून को, क्रिमिनल लॉ को। और क्यों भाई? ताकि हम रेगुलेट करें, नियंत्रित करें अडोलिसेंट की सेक्सुअलिटी को, 16 से 18 साल के बच्चों की सेक्सुअल नीड्स को। कह रहे जो फ्यूटिलिटी है ना, इस कानून को इस्तेमाल करके इन बच्चों को कंट्रोल करने की, कह रहे ये फ्यूटिलिटी आप यहाँ से भी एविंस कर सकते हो। ये फ्यूटिलिटी यहाँ से भी पोर्ट्रे होती है, दिखती है सबको। एविंस देखा ना आपने, किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना, एविडेंट करना, सबके सामने दिखाना, तो वो यहाँ से भी दिखाई जाती है। और कहाँ से द्वारा? कह रहे इस चीज़ के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा हाई एक्विटल रेट्स हैं। एक्विटल मतलब किसी का जो है लिबरेट हो जाना, किसी का बाइज्जत बरी हो जाना कोर्ट केस में से। कह रहे जो एबनॉर्मली हाई एक्विटल रेट्स हैं 93.8% रोमांटिक केसेस में। और जो दूसरा, द फैक्ट दैट द गर्ल डिड नॉट से एनीथिंग इनक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन 81.5% ऑफ द केसेस। और इस फैक्ट से भी होती है कि जो लड़की है उसने कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई भी चीज़ जो इनक्रिमिनेट कर दे, गुनहगार बना दे, क्रिमिनल बना दे, और किसके खिलाफ? कहीं नहीं, अक्यूज के खिलाफ, अपने उस लड़के के खिलाफ। कब? 81.5% ऑफ केसेस के अंदर। तो माँ बाप जरूर जो है पॉक्सो लगवा देते हैं, पुलिस वालों से बात कर लेंगे, लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसे पॉक्सो लगवा देंगे, लड़के को अंदर डलवा देंगे। लेकिन ये जो है ना बहुत फ्यूटल बात है, इससे कोई असर नहीं निकलता, लड़के की ज़िंदगी सिर्फ ख़राब होती है। लड़की कभी भी लड़के के खिलाफ कभी कुछ कहती नहीं है, 81.5% केसेस में आप देख पाए हो। और दूसरा क्या, 93.8% रोमांटिक केसेस के अंदर एक्विटल ही होता है, लड़के को बाइज्जत बरी ही किया जाता है एंड के अंदर। आगे बात समझ में, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना, आंकड़े आंकड़े हैं इसमें। फ्यूटिलिटी की वर्ब है इज एविंस्ड। एविंस का मतलब किसी चीज़ का दिखाया जाना, किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेट होना, सबके सामने आना। एक्विटल आप जान गए हैं, बाइज्जत बरी।
है ना, किसी चीज़ किसी आदमी को जो है कोर्ट से जो रिहा कर देते हैं, रिहाई को बोलते हैं, बाइज्जत रिहाई को बोलते हैं एक्विटल। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है एक्विटल का? अब पूछूंगा नहीं मैं आपसे, आपका दिमाग घूम जाएगा, आज वैसे भी अच्छा है आर्टिकल का लेवल। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कॉन्विक्शन। कोर्ट केस चला, सब आपके सबूत, सब गवाह को जो जज साहब ने सुन लिया, तो या तो आपका कॉन्विक्शन करेंगे, कॉन्विक्शन करके आपको गुनहगार बना देंगे और आपको सजा देंगे, या आपको एक्विटल करेंगे, आपको निर्दोष साबित करके कोर्ट से रिहाई कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्ड्स हैं, कॉन्विक्शन एंड एक्विटल। गर्ल की वर्ब है डिड नॉट से, इनक्रिमिनेट करना, किसी को क्रिमिनल बनाना, किसी के ऊपर, समझ गए ना, आरोप लगा के किसी आदमी को क्रिमिनल का करार कर देना। कह रहा है फर्दर इन 46.5% ऑफ द केसेस द विक्टिम्स वर मैरिड टू द अक्यूज्ड। कह रहा है इससे भी आगे पोक्सो के 46% केसेस में लड़की पहले से ही मैरिड होती है अक्यूज से, बस सरकार उस शादी को मानती नहीं है। सरकार बोलती है कैसे हो गई भाई, 16 का लड़का 15 की लड़की, तो इतने परसेंट केसेस में तो लड़का लड़की दोनों मैरिड ही होते हैं। विक्टिम्स की वर्ब है वर मैरिड। चलो अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। इसमें आपको बताया कि इसके गलत इम्प्लीकेशंस क्या हैं, अब ये बताएगा कि सरकार क्या कर सकती है। कह रहा है मैनी हाई कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट adolescent relationships are normal and criminalization of such acts affects both parties। कह रहे बहुत सारी हाई कोर्ट जो हैं भारत की अलग अलग केसेस में रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं, इस बात को पहचान चुकी हैं, कह भी चुकी हैं कि एडोलिसेंट रिलेशनशिप्स जो हैं 16 से 18 के बच्चों की जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत नॉर्मल बात है। और क्रिमिनलाइजेशन जो है ऐसे एक्ट्स का वो अफेक्ट करता है दोनों ही पार्टीज़ को, लड़के को भी और लड़की को भी। क्रिमिनलाइजेशन समझ गए ना, क्रिमिनल बना देने का काम, ऐसे केस में पॉक्सो लगा देने का काम। हाई कोर्ट्स की वर्ब है हैव रिकॉग्नाइज्ड, रिलेशनशिप्स की वर्ब है आर, क्रिमिनलाइजेशन की वर्ब है अफेक्ट्स। अफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट करना, प्रभावित करना। कह रहा इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन टू ब्रिज नॉलेज गैप्स, बिल्ड पॉजिटिव स्किल्स। इतना ही पढ़ लेते हैं और लंबा है। कह रहा है इंडिया को ज़रूरत क्या है, इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है एक डिटेल्ड सेक्सुअलिटी एजुकेशन की। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब फुल डिटेल में एग्जॉस्टिव हो, और सेक्सुअलिटी एजुकेशन आप जानते हैं सेक्स एजुकेशन। और क्यों ज़रूरत है, ताकि हम ब्रिज कर पाएँ नॉलेज के गैप्स को। बड़ों में तो बहुत नॉलेज है एडल्ट्स में, एडोलिसेंट्स में नॉलेज बहुत कम है, तो बीच में जो गैप है उसके ऊपर हम पुल बांध पाएँ, है ना, उस गैप को ख़त्म कर पाएँ और हम बिल्ड कर पाएँ पॉजिटिव स्किल्स को और एटीट्यूड्स को भी बिल्ड कर पाएँ। अब ये करना क्यों है सब चीज़ें, ये एजुकेशन दे करके गैप क्यों फिल करने हैं, सो एज टू इनेबल एडोलिसेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड नेविगेट थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कह रहे ये इसलिए करना है सो एज टू, इस मकसद से करना है सो एज टू कि हम इनेबल कर पाएँ, सक्षम बना पाएँ 16 से 18 के बच्चों को कि वो मेक करें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो ऐसे डिसीजंस लें जिनमें उनको फुल इन्फॉर्मेशन हो, उस डिसीजन के बाद क्या होगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनको सक्षम बनाएं कि वो खुद ही अपना डिसीजन लें इन्फॉर्म तरीके से, और वो नेविगेट थ्रू करें। नेविगेट थ्रू का मतलब होता है किसी जो एक चीज़ से गुजरना, है ना, मैनेज करना किसी चीज़ से गो थ्रू होने को, ताकि वो नेविगेट थ्रू करें, गुजरें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, एक दूसरे से बनने वाले रिश्तों से, वाइल ऑल्सो रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर हेल्थ एंड डिग्निटी। और ये सारा काम कब करें, साथ ही साथ रियलाइज करते हुए, एहसास करते हुए महत्वपूर्णता का, इंपॉर्टेंस का अपनी हेल्थ और अपनी डिग्निटी के। तो ये भारी सेंटेंस है, लास्ट वाला लंबा भी है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बड़ा आसान सेंटेंस है। इंडिया को ज़रूरत है डिटेल्ड सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, और इसके रीज़न क्या है, इसका पहला रीज़न है नॉलेज गैप जो है वो फिल हो पाए, बच्चों को भी पूरा नॉलेज मिले। दूसरा रीज़न ये है कि पॉजिटिव स्किल्स जो हैं वो बिल्ड कर पाएँ, और तीसरा ये है कि एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव वो भी बिल्ड कर पाएँ। और ये इसलिए बिल्ड करना है ताकि वो इनेबल हो सकें, सक्षम हो सकें कि अपने डिसीजन इन्फॉर्म्ड तरीके से लें, उनको पता हो किस डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, और अपने आप से रिलेशन को भी वो नेविगेट थ्रू करें सही तरीके से, उनसे सही तरीके से गुजरें रिलेशनशिप से, और साथ ही साथ ये रियलाइज़ भी करते हुए कि उनकी हेल्थ और उनकी डिग्निटी की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया की वर्ब नीड्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल, सो एज टू का मतलब होता है इस मकसद से। इंग्लिश में ये चारों ही फ्रेज इस मकसद से के लिए यूज़ किए जाते हैं, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू और विद अ व्यू टू। फ़र्क क्या है, इन तीनों के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सो एज टू इनेबल, इन ऑर्डर टू इनेबल, विन इन अ बिट टू इनेबल, लेकिन विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब याद रखना तो याद रख लो, बहुत बार करवाता हूँ मैं ये, है ना। विद अ व्यू टू के बाद में इनेबलिंग लगाना पड़ता, इनेबल से काम नहीं चलता। एडोलिसेंट आप जानते हैं नेविगेट थ्रू करना, कहीं से मैनेज करना, किसी चीज़ से गुजरने को, गो थ्रू करने को। रियलाइज़ करना मतलब किसी चीज़ को फील करना, अनुभूति लेना, एहसास लेना। चलिए यहीं रैप अप करेंगे आज के सेशन को। भारी भरकम था, लेकिन जानबूझ करके ऐसे सेशन लेकर के आता हूँ मैं, कभी कभी अपने आप को आपको चैलेंज करने का मौका भी मिले। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है
इनमें से वो कौन सा वन ऑफ सजेस्टेड वेज है जो है डील विद करने का, निपटने का ऐसे केसेस से जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप की एडल्ट्स के साथ या एडल्ट्स के बीच में, है ना, अमंग एडल्ट्स। तो कौन सा तरीका है, आपको क्या लगता है इन चारों में से किस तरीके से डील किया जाना चाहिए एडल्ट एडोलिसेंट्स के बीच में होने वाली रिलेशनशिप्स को? इन रिलेशनशिप्स को लीगलाइज कर दें, बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, या पोक्सो एक्ट को ही हटा दें, या पोक्सो को और कड़ा बना दें? बताओ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी समझ का है ना। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं मैं, एक बार अपनी समझ देखो आपको कितना समझ आया आर्टिकल। सेकंड में आपसे पूछा है स्टैट्यूटरी रेप जो है ये टर्म किस चीज़ को रिफर करती है, इसका क्या मीनिंग है, जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है। स्टैट्यूटरी रेप मैंने आपको बताया था किस टाइप का रेप होता है। तो वो कौन सा रेप होता है? एक फॉल्स एक्यूजेशन होती है रेप की विक्टिम के द्वारा, झूठा जो है कोई लड़की बोल देती है रेप हुआ है उसको बोलते हैं, या एक बहुत ही खराब जो है रेरेस्ट रेप होता है, हीनियस एक्ट होता है उसको बोलते हैं, या फिर ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ रेप है, ऑनलाइन किसी को आपने जबरन जो है, समझ गए ना, वर्चुअल रियलिटी में इस तरह का नॉन फिजिकल फॉर्म में रेप करने की कोशिश की है, या फिर ये कंसेंशुअल एक्ट ऑफ इंटरकोर्स है अमंग या विद एडोलिसेंट्स। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट कमेंट में हिंट्स के साथ में आंसर्स डाल रहा हूं, वहां से मैच कर लो। थर्ड में आपसे पूछा है स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। चौथे में आपसे पूछा है ऐसी कोई चीज जो आउट ऑफ फैशन जा रही हो, चलन से बाहर जा रही हो, इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। तो वो सेंट वाला करवाया था ना आपको रूट, उसके आगे लगा दो, क्या लगाओगे, है ना, जो चीज आउट ऑफ फैशन हो रही हो। पांचवें और छवें में मिलेंगी दो एरर्स। पहली एरर मिलेगी इस फ्रेज के आसपास, और दूसरी एरर आपको कहाँ मिलेगी, इस वर्ड की वजह से। देख लेना कहाँ मिल रही है, चेक कर लो। और सातवें में सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए कहा गया है, एक्चुअल में ये भी एरर का क्वेश्चन ही है, तो ये विद अ व्यू टू की वजह से कुछ इंप्रूवमेंट शायद आप ले आए हैं ना, कोशिश करेंगे तो शायद आ जाएगी। चलो, सातों क्वेश्चंस वैसे अच्छे हैं लेकिन ईजी हैं। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को चेक कर लो। मुलाकात होगी कल की क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।